7 दिन की शादी। जी हाँ, सिर्फ 7 दिन, एक सप्ताह की शादी, 40 लाख का भरण पोषण, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। तो आज हम आपको मिलाते हैं एक ऐसे पति से जिसे मेंटेनेंस किंग की खिताब से नवाजा गया है। तो आज हम अपने इस प्रोग्राम में मिलेंगे इस मेंटेनेंस किंग से। बने रहिए, इंतजार करिए। देखिए, आपने हनीमून वाइफ सुनी होगी, आपने भगौड़ी बहू का किस्सा सुना होगा, आपने नेटफ्लिक्स पर लापता बहुओं की सीरियल देखी है। अब जरा देखिए मेंटेनेंस किंग की दास्तां। आपने उस बहू की भी दास्तां देखी जिसने सुप्रीम कोर्ट में ही अपने पति से 500 करोड़ का मुआवजा मांगा। 12 करोड़ पे पति महाराज की जान छूटी। लेकिन चलिए, उसमें फिर भी शादी लंबे दिन तक, अंतराल तक चली थी। यहां जो इस मेंटेनेंस किंग का किस्सा है, वहां पे पति और पत्नी महज 7 दिन के लिए थे। वो एक सप्ताह, उसकी कीमत पति ने चुकाई है 40 लाख रुपए। अजीब लग रहा है, हमें भी अजीब लग रहा है। तो करते हैं पोस्टमार्टम हम इस केस का। अतुल सुभाष की कहानी आपको पता है। बेंगलोर के ट्रैक पर बेंगलोर पुलिस के सिपाही जो ऐसे ही मेंटेनेंस केस में ट्रेन के आगे कटकर अपनी जान दे दी, उसका किस्सा भी आपको पता है। ये तो रिपोर्टेड केस हैं, अनरिपोर्टेड केस अनगिनत हैं। कईयों से मैं भी 2-4 हो रहा हूं फिलहाल, और कईयों से हो चुका हूं। तो सिर्फ 7 दिन की शादी और 40 लाख का भरण पोषण। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो लेकर चलता हूं इस मेंटेनेंस किंग की तरफ आपको। अब सवाल जो मेंटेनेंस किंग से मुझे पूछना है, और साथ ही आप सभी से पूछना है कि क्या यह नाइंसाफी है? क्या यह कानून का सही इस्तेमाल है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर मेंटेनेंस के लॉ पर पूरे देश भर में चर्चा छेड़ी है। तो जनाब, अभी आप देख रहे हैं 4C सुप्रीम लॉ चैनल, जहां हम लाते हैं कानूनी मामलों की सच्चाई बिना किसी पक्षपात के। तो आइए जानते हैं इस चौंकाने वाले केस की कहानी। एक ऐसा पति, मेंटेनेंस किंग, जिसने अपनी पत्नी के साथ महज 7 दिन बिताए। 7 फेरे, कहां 7 जन्मों का बंधन, और 7 फेरे अब बराबर हो चुका है 7 दिनों के। तो 7 फेरे लेने के बाद उसने अपनी पत्नी के साथ 7 दिन बिताए, और अब कोर्ट ने उसे आदेश दिया है कि वह पत्नी को 40 लाख रुपए भरण पोषण दे। देखिए, डिमांड तो 1 करोड़ की थी, 40 लाख पर जान छूटी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से बहुत बड़ा फेवर किया है मेंटेनेंस किंग को। जैसे एक फेवर सुप्रीम कोर्ट ने 12 करोड़ 500 करोड़ मांगे जाने पर 12 करोड़ का आदेश देकर किया था। तो जी हां, यह मामला केवल पैसे का नहीं है, बल्कि पुरुषों के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण और हमारी न्याय प्रणाली की जटिलता का भी है। मैं सुप्रीम कोर्ट को कोई दोष नहीं दे रहा हूं। मैं एक अगला एपिसोड लेकर आऊंगा जहां हमें यह समझना होगा कि आखिर ये जज जानबूझकर भी, सभी कुछ जानबूझकर कानून के किन दायरों में बंधे हुए, इन्वर्टेड कॉमा में बंधे हुए, ये सब समझ रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड ये नहीं जा सकते। मैं खोलूंगा सच्चाई सुभाष और निकिता के कहानी की भी, जिसमें उंगली जज पे उठाई जा रही है। मैंने करी है इसकी तहकीकात, लेकिन इंतजार कीजिए, वो कभी फिर अगले एपिसोड में। आज तो हम चल रहे हैं इस मेंटेनेंस किंग के बारे में। यह मामला है दिल्ली का, जहां एक युवा दंपत्ति की शादी बड़े धूमधाम से हुई। 7 फेरों के बाद पति पत्नी ने 7 दिन बिताए,
और वहीं शुरू हो गई अनबन। पत्नी ने पति पर घरेलू हिंसा और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया और मामला पहुंचा कोर्ट। इस केस में पत्नी ने दावा किया कि शादी के बाद पति ने उसे छोड़ दिया और उसे भरण पोषण के लिए संघर्ष करना पड़ा। पत्नी ने 1 करोड़ के भरण पोषण की मांग की। पति ने दावा किया कि यह सब एक साजिश है। सुप्रीम कोर्ट मामला निचली अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने जो अंतिम आदेश दिया वह आदेश था कि पति पत्नी को कम से कम 40 लाख रुपए का भरण पोषण दे। कोर्ट का मानना था कि पत्नी को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। और देखिए, यहीं पे वो फाइन लाइन है जो अगर आप पकड़ पाएं या समझ पाएं या मैं आपको समझा सकूं। जब मैंने एपिसोड शुरू किया तो 500 करोड़ वाली आपको एक कहानी बताई। फिर मैंने कहा यह शादी महज 7 दिनों की है। तो यहां पे यही समझना है कि सुप्रीम कोर्ट देखने में अजीब लग रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का जो कानून है वो अवधि पर नहीं बेस्ड है कि कौन कितने दिनों तक शादीशुदा जिंदगी में रहा है। मेंटेनेंस का कानून बेस्ड है पति की अर्निंग कैपेसिटी, पति का सामाजिक और आर्थिक स्टेटस और पत्नी को तद अनुरूप वैसा ही जीवन यापन करने के लिए भुगतान। तो यहां भले शादी या सिर्फ 7 दिन का है, लेकिन जब कानून मेंटेनेंस के इस मुकदमे में जाता है तो ये गौण हो जाता है कि वो पति अपनी पत्नी के साथ कितने दिन रहा है। टाइमलाइन नहीं है यहां। तो जी हां जनाब, चाहे शादी कितने भी दिन चली हो, उससे इस केस का कुछ लेना देना नहीं है। मेंटेनेंस की रकम का कुछ नहीं लेना देना है, यह आप ध्यान रखें। अब ये आप सवाल उठा सकते हैं कि अगर ऐसा है ये कानून तो ये तो सीधे सीधे पुरुषों के अधिकारों का उल्लंघन है। अब जो कानून है वो है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये न्योचित है कि महज 7 दिन किसी का साथ रहने के बाद आपको उससे तलाक लेने के लिए, उससे अपनी जान छुड़ाने के लिए 40 लाख रुपयों की अदायगी करनी पड़े? क्या पुरुषों के अधिकारों की अनदेखी है या उस पर कुठाराघात है, उस पर प्रहार है? तो इसको समझने के लिए हमको समझना होगा मेंटेनेंस के इस कानून को। तो देखिए, जो ये मेंटेनेंस का कानून है, भरण पोषण, उसका उद्देश्य क्या है, उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है जब ये बनाया गया कि भरण पोषण का मकसद ही है कि पत्नी का जीवन स्तर शादी से पहले जैसा था उससे बेहतर हो। अब समझ में आई आपको बात? इसमें टाइमलाइन नहीं है। धारा 125 सीआरपीसी जिसके तहत इस भरण पोषण की मांग की जाती है, वह कहती है कि पत्नी, बच्चे और माता पिता सभी को भरण पोषण का हक है, वो इसके हकदार हैं। लेकिन इसको ग्रांट करते वक्त न्यायालय को पति की आर्थिक स्थिति और पत्नी की आवश्यकता का ध्यान रखना होता है। अब पति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो स्वाभाविक है कि 40% का एक रफ रेशियो लेकर चलते हैं। और पत्नी की आवश्यकता, अब पत्नी की आवश्यकता भी ध्यान में रखी गई है। तो अगर पति नहीं कमा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति नहीं है, फिर भी उसको देना है। अभी हाल ही में हमारी बात एक फैमिली कोर्ट के जज साहब से हो रही थी कि भाई हम करें तो करें क्या, हमारे हाथ तो बंधे हैं कानून में। हम अगर मेंटेनेंस न दें तो इमीडिएट हम पर आरोप लग जाएगा कि हम लड़के वालों से मिल गए। तो इसीलिए यह सब कुछ जानते हुए भी उस केस में भी जहां हमें लगता है कि मेंटेनेंस बनता नहीं है या पति नहीं दे सकता है, हम अपने फैसले देते वक्त यह जरूर लिख देते हैं कि पति हष्टपुष्ट है, पति स्वस्थ है, पति कमाने योग्य, कमा नहीं रहा है। देखिए, इसमें योग्य है तो भी देना है। नागपुर हाई कोर्ट का एक डिसीजन है कि पति ने यह साबित कर दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि आप रिक्शा चलाएं, प्रतिदिन उसमें से आप 400 या 500 रुपए कमाएं और उसमें से 200 रुपए पत्नी को दें। ऐसे भी कोर्ट के आदेश हुए हैं कि भैया अपना खून बेचें,
लेकिन मेंटेन आपको करना है। अब देखिए, आप सवाल उठा रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन मेरा मकसद कानून आप तक पहुंचाना है। न्योचित है, अन्योचित है, पुरुषों के अधिकार का क्या होगा, बराबरी का क्या हुआ, उस विषय पर अभी मैं नहीं। अब सवाल उठता है कि क्या 7 दिन की शादी पर्याप्त है, जिसके आधार पर आप 40 लाख रुपए का मेंटेनेंस मांग रहे हैं। मैं पुनः बता दूं, कानूनी दृष्टिकोण से शादी की अवधि का भरण पोषण की अमाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो कितने दिन आप साथ रहे नहीं रहे, उससे कुछ लेना देना नहीं। अवधि है ही नहीं, टाइमलाइन है ही नहीं, नोट कर लीजिए। यह सारा खेल पति की आर्थिक स्थिति, उसकी जिम्मेवारी, उसकी सामाजिक स्थिति और पत्नी की जरूरत, उसको ध्यान रख करके ही तय किया जाता है। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे सवाल ले रहा हूं, आपकी सुन रहा हूं, आपकी वोटिंग देख रहा हूं, तो मुझे बटा हुआ फैसला मिल रहा है। कुछ में से आप लोग इसको उचित बता रहे हैं, क्योंकि आप कह रहे हैं आखिर इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर आज भी हमारे देश में बहुएं और बेटियां जलाई क्यों जाती हैं, आखिर वो दहेज के शिकार क्यों हैं, आखिर उनके साथ अन्याय क्या होता है। वो कह रहे हैं वो लोग कि आपने 2, 4, 5 केस पकड़ लिए और लगे कि सारी महिलाएं ऐसी हो गई, सामाजिक ताना बाना छिन्न हो गया। लेकिन सच्चाई क्या है? दहेज हत्या का डाटा देख लीजिए, जलाकर मारने का डाटा देख लीजिए। उन बेचारी बच्चियों का क्या कसूर है जिनको आप पेट में मार दे रहे हैं? और फिर सेक्सुअल केस देख लीजिए समाज में, असॉल्ट देख लीजिए, रेप देख लीजिए। तो एक पक्ष तो ये कह रहा है और कुछ लोग आप जैसे इसे नाइंसाफी बता रहे हैं। खैर, मेरा काम तो आप तक कानून को लाना है, लेकिन एक सवाल चलते चलते कि आखिर इस फैसले से क्या सीखा जा सकता है। कानून तो हम नहीं बदल सकते, आप जनता हैं, आप बदल सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको क्या सीख लेने की बात कह सकते हैं, सोचने की बात कह सकते हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि यह मामला केवल एक पति पत्नी का नहीं है, बल्कि हमारे समाज के बदलते मूल्यों का भी है, जिसमें आपकी भी बड़ी भूमिका है और कानून के व्याख्या की भी है। उसमें भी आपकी जरूरत है, आपकी समर्थन की जरूरत है, आवश्यकता है। मेरे विचार से कोर्ट को संतुलन बना के चलना चाहिए। भरण पोषण का आदेश देते समय कोर्ट को दोनों पक्षों की स्थिति और सच्चाई को ध्यान में रखना चाहिए। डरना नहीं चाहिए। जैसे एक फैमिली कोर्ट के जज साहब मुझसे कह रहे थे कि बाद में उंगलियां उठेंगी, लोग आरोप लगाएंगे। अब आप जब उस न्याय की कुर्सी पर हैं तो आपको ऐसे आरोपों से 2-4 होना ही पड़ता है। जमानत दें तो ना दें तो पहली बात है कि संतुलन जरूरी है। दूसरी बात है कि पुरुषों का अधिकार भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में फर्जी आरोप को पहचाने और पुरुषों को न्याय दिए जाने की भी जरूरत है। ये बहुत सारे मामले फर्जी होते हैं और किसी भी कीमत पर कानून का दुरुपयोग रोका जाना चाहिए। जिस उद्देश्य के लिए भरण पोषण का कानून बनाया गया था उसका सही लाभ जरूर सुनिश्चित हो, लेकिन उसका दुरुपयोग भी रुके। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेगमेंट। क्या आपको लगता है कि यह फैसला सही है या इसमें सुधार की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आप ऐसे कानूनी मुद्दों पर अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। कानून समझिए, सच के साथ खड़े रहिए। 4C सुप्रीम लॉ चैनल आपका कानूनी साथी। मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अनुमति लेता हूं। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।